वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और साइंस स्कूल विज्ञान की पाठशाला के अंदर चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम क्या है? कोल एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम। और अगर आप हमेशा की तरह अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो दोस्तों, तो क्या लिखोगे? इसको कोल, कोयले को लिखोगे कोल, और पेट्रोलियम को इंग्लिश में पेट्रोलियम ही कहा जाता है। तो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करने वाले हैं। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, इनसे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है? चैप्टर थर्ड डाल करके कोयला एवं पेट्रोलियम टॉपिक लिखो, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो हमारा कौन सा पहला टॉपिक है? प्राकृतिक संसाधन। पहला टॉपिक हमारे पास में है प्राकृतिक संसाधन। अब नाम से पता हमें चल रहा है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और इंग्लिश में इनको क्या लिखेंगे हम? नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल रिसोर्सेस को ही प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जो वायु होती है वह एक क्या है? नेचर है, प्रकृति है। उसके बाद में जल, जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, जो सागर महासागर के रूप में होता है। उसके बाद में मृदा, मिट्टी, और उसके बाद में खनिज, जो हमें माइंस वगैरह खानों या फिर खदानों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे देखो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है, जो वायु का कार्य करेगी। उसके बाद यहाँ पर ये जल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? खानों या खदानों से उत्पन्न होने वाले मिनरल्स या फिर खनिज किसके रूप में होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के रूप में होते हैं। तो वे संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज। तो पहला टॉपिक आपको प्राकृतिक संसाधन डालना है और आपको नोट कर लेना है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वायु, जल, मृदा और खनिज, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, सीमित मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सीमित प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अक्षय या असीमित प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में नहीं होते हैं और कभी भी समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। तो दोनों प्रकारों को आप लिख सकते हो। और उसके बाद में हम पहला प्रकार लेते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। पहला टॉपिक आपके पास में है दोस्तों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? देखो, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। असीमित का मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। जो भी मानव क्रिया कर रहा है उन क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक प्रकृति है और एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद में वायु भी इंसान के बस की बात नहीं है, मतलब इंसान उसको मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर सूर्य का प्रकाश, वायु, और उसके बाद में क्या आ सकता है? यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड भी हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो आप क्या करो, दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो। तो पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं दोस्तों, सीमित प्राकृतिक संसाधन। जो सीमित है, ये मतलब समाप्त होने वाला है, मतलब आने वाले समय में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा बिल्कुल सीमित है, लिमिटेड है। यह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा
समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। और इन संसाधनों में वन मतलब जंगल, वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, खनिज, खनिज भी क्या होते हैं जो हमें खदानों से, खानों से प्राप्त होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसको क्या बोला जाएगा, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल गैस। तो ये एक ऐसे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं और आने वाले टाइम पर क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक जंगल दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जीव जंतु, जैसे यहाँ पर ये स्पैरो है, ये मंकी है और यहाँ पर ये क्या है, टाइगर है। तो यहाँ पर सीमित प्राकृतिक संसाधन को आप नोट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जीवाश्मीय ईंधन। देखो जीवाश्मीय ईंधन क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनकी उत्पत्ति जीवों के जलकर, जीव जंतु जितने भी मरते हैं तो उनको जब जलाया जाएगा या फिर वह जलकर उच्च ताप एवं दाब में दबने से हुई है। उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के माध्यम से जीव जंतुओं के जलकर दबने से किसका निर्माण हुआ है, जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण हुआ है। जैसे पेट्रोल का निर्माण भी ऐसे हुआ है, डीजल और प्राकृतिक गैस का निर्माण भी ऐसा ही हुआ है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पर नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, इस टाइप से हम भरवाते हैं पेट्रोल पंप पर, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन भी आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है कोयला। कोयला भी एक जीवाश्मीय ईंधन है और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कोल इसे बोला जाएगा। और आपके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, कोयला। यह एक पत्थर जैसा कठोर, मतलब बहुत मजबूत और काले रंग का होता है और लकड़ी के जलाने पर भी हमें कोयला प्राप्त होता है। लेकिन यह हमें किससे प्राप्त हो जाएगा, खानों या खदानों से, माइंस वगैरह से प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद इसका उपयोग खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में भी होता है। बिल्कुल, हम जब खाना बनाते हैं तो ईंधन मतलब फ्यूल के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, कोयले का उपयोग किया जाएगा। और इसका उपयोग रेल इंजनों को पहले मतलब प्राचीन समय में इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में, भाप का मतलब वेपर बनाने में होता था। और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में, तापीय शक्ति जो थर्मल जो प्लांट वगैरह होते हैं, किसकी सहायता से, कोयले की सहायता से विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में, विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कोयले का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने में। और विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किसका उपयोग किया जाएगा, कोयले का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। मतलब कोयले का यूज हम कहां कहां करते हैं और प्राचीन समय में कोयले का उपयोग कहां कहां होता था। और कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और कोयले का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो इस प्रोसेस को भी हम पढ़ते हैं। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, देखो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन का मतलब जैसे 1 मिलियन में कितने वर्ष होंगे, 10 वर्ष। तो 300 मिलियन में 10 को हम किससे गुणा कर देंगे, 10 लाख से गुणा करने पर मतलब बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में, पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों पर मतलब धरती के नीचे, जमीन के नीचे क्या थे, घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम, बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है जिसे इंग्लिश में फ्लड कहा जाता है, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन क्या हो गए, मृदा के नीचे दब गए। मृदा के नीचे दबने का मतलब मिट्टी के नीचे दब गए। जब बाढ़ या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह आता है
तो वहां पर क्या हुआ, ये जो वन है वह मृदा के नीचे, मिट्टी के नीचे दब जाने से उनके ऊपर अधिक मृदा जम गई। उन जंगलों के अंदर, वनों के अंदर क्या हो गया, अधिक मृदा जम गई। और मृदा को आप जानते हो क्या होती है, मिट्टी होती है। मिट्टी जम जाने के कारण ये क्या हुआ है, संपीड़ित का मतलब क्या होता है, कंप्रेस। संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दबना। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस करना। और अगर आप हिंदी में इसको लिखना चाहते हो तो दबना। दबना इसको बोल सकते हैं कि कंप्रेस करना, दबना। मतलब यह जंगल मिट्टी के नीचे दब गए और इसी कारण किसका निर्माण हो गया, कोयले का निर्माण हो गया। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम आगे प्रोसेस करते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। देखो अब इसके बाद में क्या हुआ कि मिट्टी के नीचे घने वन दब गए और जैसे जैसे वे गहरे होते गए तो उनका ताप भी बढ़ता गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम जमीन में या फिर धरती में जब नीचे जाते जाते हैं, जब हम नीचे ही जाते रहते हैं तो वहां पर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, ताप बढ़ता जाता है। और इस तापमान के बढ़ जाने से और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। और हम जानते हैं कि लकड़ी को जलाने से क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है। तो वन के अंदर या जंगल के अंदर उपस्थित पेड़ पौधों के जलने से किसका निर्माण हो गया, कोयले का निर्माण हो गया। देखो यहाँ पर कोयला जल रहा है इस प्रकार से, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है कोयले के बारे में, कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। हम सब जानते हैं कि कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। और इसी कारण वह जलाने में सहायक होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाएगा, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ होता है। वनस्पतियों या फिर पेड़ पौधों के जलने से किसका निर्माण होता है दोस्तों, कोयले का निर्माण होता है। अतः कोयले को जीवाश्मीय ईंधन भी कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोयले का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु कोयले के बारे में, कि वायु में जब गर्म करने पर कोयले को जब वायु में गर्म किया जाता है और कोयला जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस निकलती है, जो हमारे लिए एक हानिकारक गैस है। ठीक है, उसके बाद उद्योग में कोयले, उद्योग का मतलब कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण के द्वारा, कोयले के प्रक्रमण का मतलब क्या होता है, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया। इस प्रक्रमण का मतलब क्या हो जाएगा, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जब कोयले का निर्माण होता है तो कोक का भी निर्माण होगा, कोल तार का भी निर्माण होगा और कोयला गैस का भी निर्माण होता है। तो आपको कोयले का निर्माण कैसे हुआ, उसके अंदर आपको ये 3 से 4 लाइन और लिखनी है। और उसके बाद में हम अब चर्चा करेंगे कोक, कोल तार और कोयला गैस की। तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोक। नंबर 1 पर आ जाता है कोक। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह भी कोयले की तरह ही होगा, लेकिन यह एक कठोर, सरंध्र और क्या हो जाएगा, काला पदार्थ होता है। मतलब सरंध्र का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे बारीक छिद्र होते हैं। और यह कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, कोक। और कोक का उपयोग, इसका जो यूज होता है वह इस्पात के औद्योगिक निर्माण, इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टील। स्टील जो धातु होती है उसे क्या बोला जाएगा, हिंदी में इस्पात बोला जाएगा। इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं को खुदाई करके प्राप्त करना या खोद करके प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों,
खोद के या खोद करके धातुओं को खुदाई करके या फिर खोद करके प्राप्त करना धातुओं का क्या कहलाता है दोस्तों? निष्कर्षण कहलाता है। और धातुओं के निष्कर्षण में या फिर स्टील के औद्योगिक निर्माण में किसका उपयोग किया जाएगा? कोक का उपयोग किया जाएगा। और यह कोयले के समान होता है, कठोर, सरंध्र और एक मजबूत काला पदार्थ होता है। तो नंबर 1 कोक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में